जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम जयपुर के कच्छावा राजवंश के बारे में पिछले 6-7 दिनों से चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने सवाई ईश्वरी सिंह तथा सवाई माधो सिंह के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में दोस्तों हम सवाई प्रताप सिंह तथा सवाई जगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से भी दोस्तों हमारा विशेष ध्यान रहेगा सवाई प्रताप सिंह को लेकर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल दोस्तों 1778 से 1803 के मध्य रहता है। सवाई प्रताप सिंह एक ऐसा शासक माना जाता है जो कि विद्वान था। इसके अलावा दोस्तों संगीतज्ञ शासक था, यानी कि संगीत का जानकार शासक था, संगीतज्ञ शासक। इसके अलावा योद्धा भी इनको माना जाता है। जिस प्रकार दोस्तों हम मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं और मेवाड़ के इतिहास में हम महाराणा कुंभा का जिक्र करते हैं, और महाराणा कुंभा के बारे में हम बताते हैं कि महाराणा कुंभा को न केवल युद्ध पसंद थे, महाराणा कुंभा न केवल युद्ध करना जानते थे, बल्कि वो कलम तथा कला के भी देने थे। यानी कि हम कहते हैं महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा कुंभा कटार, कला तथा कलम के धनी शासक थे। इसी प्रकार दोस्तों सवाई प्रताप सिंह भी कटार के तो धनी थे ही सही, इसके अलावा दोस्तों कलम के धनी भी थे, कला के धनी भी थे। विद्वान शासक थे, संगीतज्ञ शासक थे और योद्धा शासक इनको माना जाता है। दोस्तों ये सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं भी लिखते थे। किसके नाम से कविताएं लिखते थे? ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे, और इनकी कविताओं का जो संग्रह है दोस्तों वो ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से हमको मिल जाता है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ब्रजनिधि उपनाम से ये कविताएं लिखते थे, ब्रजनिधि उपनाम से ये कविताएं लिखते थे, ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे दोस्तों ये। और इनकी कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से उपलब्ध है। ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से इनकी कविताओं का संग्रह हमें प्राप्त होता है। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे, हमने चर्चा की है अभी कि सवाई प्रताप सिंह कैसे शासक थे। सवाई प्रताप सिंह दोस्तों संगीतज्ञ शासक थे। संगीतज्ञ शासक थे मतलब इनका कोई संगीत गुरु भी होगा। तो दोस्तों इनके संगीत गुरु का नाम है चांद खां। चांद खां सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। चांद खां को सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई। साथ ही दोस्तों चांद खां के द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों स्वर सागर ग्रंथ। क्या नाम है? स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई थी। इनके दोस्तों संगीत गुरु का नाम लिख रहा हूं मैं। संगीत गुरु का क्या नाम है? चांद खां। चांद खां। इस चांद खां को सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई। बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई। ये बुद्ध प्रकाश क्या है? उपाधि है ये। चांद खां जो कि सवाई प्रताप सिंह के गुरु भी थे, संगीत गुरु थे, उनको सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई। चांद खां के द्वारा दोस्तों स्वर सागर ग्रंथ लिखा गया। स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई। स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में संगीतकारों का, यानी कि जो संगीत को जानते हैं, जो संगीत को समझते हैं, उनका एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। दोस्तों उस सम्मेलन में इनका जो दरबारी था, एक विद्वान था वो दरबारी, उसका नाम है दोस्तों ब्रजपाल भट्ट। इनके दरबारी विद्वान ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से उस सम्मेलन के अंतर्गत ही दोस्तों राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई। ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजित किया गया था। संगीत सम्मेलन का आयोजित किया गया था प्रताप सिंह के द्वारा। और इस संगीत सम्मेलन में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह का जो दरबारी था, विद्वान था, ब्रजपाल भट्ट। क्या नाम है भाई? ब्रजपाल भट्ट। इस ब्रजपाल भट्ट के द्वारा दोस्तों किसकी रचना है? ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से और अनेक सारे विद्वानों के सहयोग से राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई। एक पॉइंट ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह को विद्वानों से इतना अधिक स्नेह था, जो जानकार व्यक्ति हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्ति हैं,
उनको इनसे बहुत ज्यादा प्रेम था। ये कटार से ज्यादा कलम तथा कला से प्रेम करते थे। इस वजह से दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का एक समूह हमेशा उपलब्ध रहता था। क्या बोला मैंने? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का एक समूह रहता था, 22 विद्वानों का एक जमावड़ा रहता था, जिसे कहा जाता है दोस्तों प्रताप बाईसी, या फिर उसे कहा जाता है गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी, एक बार इसको लिख भी लेते हैं। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में दोस्तों 22 विद्वानों का एक समूह रहता था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? अभी क्या बोला मैंने? प्रताप बाईसी, प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी, प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी। कच्छावा राजवंश के शासक सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का समूह हमेशा उपलब्ध रहता था, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। इस वजह से दोस्तों इन 22 विद्वानों के समूह को कहा जाता है प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी कहा जाता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर जगह बची नहीं है, तो इसको मैं पूरा हटा के नए सिरे से लिखता हूं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। जॉन एलिया का शेर है दोस्तों। क्या शेर है? मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। तो विद्यार्थी जीवन में किताबों से जितना अधिक आपको प्रेम होगा, आपकी सफलता की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी। किताबों से जो प्रेम है वो नौकरी के लिए नहीं, बल्कि नौकरी के बाद भी रखना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान लेना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य पढ़ने से व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है वो काफी तीव्र गति से होता है, और अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति की जो सामान्य समझ होती है, जो मौलिक समझ होती है, उसका भी विकास होता है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स के बारे में। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों तमाशा कला का काफी विकास देखने को मिलता है। जो तमाशा कला है इसका विकास सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान अत्यधिक प्रचुरता से होता है। और बंशीधर भट्ट इनको क्या काफी ख्याति प्राप्त थी। बंशीधर भट्ट को तमाशा कला में काफी ख्याति प्राप्त थी। और ये बंशीधर भट्ट दोस्तों महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन ये महाराष्ट्र से एक बार जयपुर आए। इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सवाई प्रताप सिंह हमेशा से विद्वानों का, जो कलाकार व्यक्ति उनका सम्मान करते थे। इनका सम्मान किया गया। इनको सम्मान इतना अधिक पसंद आया दोस्तों कि इन्होंने महाराष्ट्र छोड़कर अपना शेष जीवन जयपुर में ही बिताया, बंशीधर भट्ट। इसके अलावा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह का जो शासन काल है वो जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या बोला मैंने दोस्तों? कच्छावा राजवंश के शासक सवाई प्रताप सिंह का जो शासन काल है वो जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय यहाँ पर अनेक सारे चित्रकार थे जिन्होंने अलग अलग चित्र बनाए, अच्छे अच्छे चित्र बनाए। इस वजह से दोस्तों सवाई प्रताप सिंह का शासन काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा एक इमारत का निर्माण किया गया। 5 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया। 5 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया जो कि पिरामिड नुमा थी और जिसकी आकृति दोस्तों कृष्ण के मुकुट से मिलती थी। कृष्ण के मुकुट के समान जिसकी आकृति है, कृष्ण या फिर विष्णु के मुकुट के समान इसकी आकृति है। 1799 से। और दोस्तों इसका जो वास्तुकार है, अभी बिल्डिंग का नाम मैं लिख दूंगा, वास्तुकार दोस्तों लालचंद उस्ताद।
5 मंजिलें कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली, अगर नीचे से बात करें तो पहली मंजिल का नाम है नीचे से शरद मंदिर, शरद मंदिर। फिर उसके बाद में दोस्तों रतन मंदिर, रतन मंदिर। उसके बाद में दोस्तों विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। एक बार मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उसके बाद में दोस्तों प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और उसके बाद में दोस्तों हवा मंदिर, हवा मंदिर। ये 5 मंजिला इमारत है। ये इमारत का नाम क्या है? अब मैं लिख ही देता हूँ। इमारत का नाम है दोस्तों हवा महल। क्या नाम है भाई? हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। इस हवा महल में दोस्तों 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां। हवा महल का निर्माण क्यों किया गया? राज परिवार की जो महिलाएं हैं, राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो शाही, राज परिवार की महिलाएं दोस्तों शाही सवारियों को देख सके, इसके लिए हवा महल का निर्माण किया गया। एक बार पूरी घटनाक्रम को हम रिपीट कर देते हैं। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान सवाई प्रताप सिंह ने लालचंद उस्ताद के देख रेख में, जो इसका वास्तुकार भी था इस बिल्डिंग का, लालचंद उस्ताद के देख रेख में एक इमारत का निर्माण करवाया। ये इमारत दोस्तों 5 मंजिला है, जिसमें से सबसे नीचे जो बिल्डिंग मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर। पे रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। और इस हवा महल में दोस्तों 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का निर्माण क्यों करवाया गया? राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो शाही सवारियों को देख सकी, इसके लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और ये हवा महल की जो दोस्तों आकृति है ये पिरामिड नुमा है और कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। ये सारी घटना चर्चा हमने किसके संबंध में कर ली? हवा महल के संबंध में कर ली। 1799 में इसका निर्माण लालचंद उस्ताद, इसका जो वास्तुकार है वो, और 5 मंजिला। एक बार फिर रिपीट करूं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार फिर से कर देता हूँ। थोड़ी तबीयत भी खराब ही है। 1799 ईस्वी में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो उसका वास्तुकार था लालचंद उस्ताद को लेकर 5 मंजिला भव्य इमारत का निर्माण करवाया गया। उस इमारत की आकृति कृष्ण के मुकुट से मिलती जुलती है, जो पिरामिड नुमा है, जिसमें 953 खिड़कियां हैं और 5 मंजिला इमारत है। इस इमारत को कहा जाता है दोस्तों हवा महल। और हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए करवाया गया था, क्योंकि राज परिवार की महिलाएं शाही सवारियों को देख सकी। ये सारा घटनाक्रम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों मराठों के साथ 3 युद्ध लड़े गए। तुंगा का युद्ध पहला युद्ध है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला है दोस्तों तुंगा का युद्ध। तुंगा कहां पर है? जयपुर। कब लड़ा गया था? 1787 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर का जो शासक था दोस्तों विनय सिंह। इसने भी इसका साथ दिया था सवाई प्रताप सिंह। अवर से मराठा सरदार महादजी सिंधिया। इस युद्ध में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की विजय होती है, इसकी विजय होती है इस युद्ध में, और मराठों की क्या होती है? हार होती है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा मराठों से 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें दोस्तों पहला युद्ध है तुंगा का युद्ध। और तुंगा कहां पर है? ये जयपुर में। 1787 में ये युद्ध लड़ा गया। सवाई प्रताप सिंह की सहायता की जाती है जोधपुर के शासक विनय सिंह के द्वारा, और इसके अपोजिट में होते हैं, यानी कि किसके खिलाफ लड़ा गया? मराठा सरदार महादजी सिंधिया इसके अपोजिट था। भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में दोस्तों किसकी विजय होती है? सवाई प्रताप सिंह की इस युद्ध में निर्णायक तौर पे विजय होती है। दूसरा युद्ध की चर्चा कर लेते हैं अब हम। दूसरा युद्ध है दोस्तों पाटन का युद्ध।
पाटन जयपुर कब लड़ा गया था? 1790 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था भाई? 1790 में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों एक तरफ तो होता है सवाई प्रताप सिंह वर्सेज मराठा और मराठाओं का सेनापति होता है दोस्तों डी ब्रोइन। क्या नाम है? डी बोइन मराठाओं का सेनापति होता है। पाटन के युद्ध 1790 में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की हार होती है और डी बोइन के नेतृत्व वाली मराठा सेना की इसमें विजय होती है। तो दूसरा युद्ध ये हार गया था कौन? सवाई प्रताप सिंह। इसके बाद में दोस्तों एक और युद्ध होता है इनका, इनके साथ मराठों के साथ, वो है दोस्तों मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध मालपुरा कहाँ पर है भाई? टोंक में है। तो ये युद्ध 1800 ईस्वी में लड़ा गया था। इनकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। ये युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह वर्सेज मराठा और इस युद्ध में भी दोस्तों मराठाओं की विजय होती है। इनकी क्या होती है भाई? विजय होती है इनकी। ठीक है भाई। 3 युद्ध लड़े गए थे मराठाओं के साथ सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। पहला है दोस्तों तुंगा का युद्ध जिसमें सवाई प्रताप सिंह की विजय होती है। दूसरा है दोस्तों पाटन का युद्ध जिसमें मराठा सेनापति डी बोइन की विजय होती है। और तीसरा युद्ध दोस्तों मालपुरा टोंक का युद्ध जिसमें भी मराठाओं की विजय होती है। तो 3 युद्धों का हम चर्चा कर चुके हैं। 1-2 पॉइंट और है तो यहीं पे लिख देता हूँ दोस्तों में। प्रताप सिंह का एक दरबारी था दोस्तों जिसका नाम है कालीराम कायस्थ। इस कालीराम कायस्थ के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है तारीख ए राजस्थान ग्रंथ लिखा गया। किसके द्वारा? कालीराम कायस्थ के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह का एक दरबारी था जिसका नाम है गणपति भारती। इस गणपति भारती को सवाई प्रताप सिंह के द्वारा काव्य गुरु की उपाधि दी गई थी। तो ये 2 पॉइंट पे आप जरूर ध्यान में रख लेना। क्या बोला मैंने? सवाई प्रताप सिंह का जो एक दरबारी था जिसका नाम है कालीराम कायस्थ, इसके द्वारा तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा इसका एक और दरबारी था जिसका नाम है गणपति भारती को सवाई प्रताप सिंह के द्वारा काव्य गुरु की उपाधि दी गई थी। अब हम सारी चर्चा दोस्तों किसके संबंध में कर चुके हैं? ये सवाई प्रताप सिंह के संबंध में सारी चर्चाएं कर चुके हैं। अब हम चर्चा करना चाहेंगे सवाई जगत सिंह के बारे में। ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं है, 3-4 पॉइंट ही है। तो अभी मेरे ख्याल से 4-5 मिनट में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम मिटा के सवाई जगत सिंह की चर्चा कर लेते हैं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सपने बहार के। ओ राही इसकी चर्चा करें भाई सवाई जगत सिंह की। सवाई जगत सिंह ने दोस्तों 1803 से 1818 तक शासन किया। 1803 से 1818 तक सवाई जगत सिंह ने शासन किया। दोस्तों सवाई जगत सिंह एक ऐसा शासक है जिसे जयपुर के कछवाड़ राजवंश का बदनाम शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सवाई जगत सिंह का संबंध एक वेश्या से था। एक वेश्या जो नाचने वाली थी, नर्तकी भी थी, उससे इसका संबंध था। इस वजह से दोस्तों इतिहासकारों ने सवाई जगत सिंह को जयपुर के कछवाड़ राजवंश का बदनाम शासक कहा है। तो एक तो ये पॉइंट है जो लिखी लेते हैं, बदनाम शासक कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संबंध एक वेश्या से था जिसका नाम है रस कपूर। क्या नाम था वो इसका? रस कपूर नामक वेश्या या फिर नर्तकी से इसका संबंध होने के कारण इतिहासकारों ने सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा है। इसके अलावा दोस्तों सवाई जगत सिंह का नाम आता है घिंगोली युद्ध में। घिंगोली युद्ध नागौर में लड़ा गया था।
हिंगोलिस्तान कहाँ पर, नागौर में, और 1807 में ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों हमने कृष्णा कुमारी विवाद की पहले भी चर्चा कर ली है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा में वापस करके आपको याद दिला देता हूँ। कृष्णा कुमारी विवाद, मेवाड़ का शासक था दोस्तों भीम सिंह। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ रियासत के शासक भीम सिंह से कर दिया था, संबंध सगाई कर दी थी मतलब। लेकिन दोस्तों विवाह से पूर्व जो मारवाड़ रियासत का शासक था भीम सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसकी मृत्यु हो गई थी तो इसकी अभी शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी। तो जो मेवाड़ रियासत का भीम सिंह था उसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई कहाँ पर कर दी, जयपुर रियासत के शासक सवाई जगत सिंह के साथ कर दी। लेकिन दोस्तों इससे जोधपुर रियासत का जो शासक था मान सिंह, वो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? क्योंकि उसने ऐसा माना कि पहले उससे शादी का प्रस्ताव था, लेकिन उससे शादी नहीं हुई तो कम से कम राठौड़ राजवंश में इसकी शादी होनी चाहिए, किसकी, कृष्णा कुमारी की। लेकिन वो नहीं हो पाती है। इस संबंध में दोस्तों सवाई जगत सिंह और सवाई मान सिंह, जो सवाई मान सिंह मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का शासक था, और सवाई जगत सिंह कहाँ का है, जयपुर का शासक। इन दोनों के मध्य दोस्तों एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहा जाता है गिंगोली का युद्ध, जो कि 1807 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में दोस्तों सवाई जगत सिंह की विजय होती है। किसकी विजय होती है? सवाई जगत सिंह की इस युद्ध में विजय होती है, और मान सिंह जो कि जोधपुर का शासक था उसकी इस युद्ध में हार होती है, पराजय का सामना करना पड़ता है। तो ये जरूर ध्यान में रखना, गिंगोली युद्ध 1807, कृष्णा कुमारी विवाद, सारा घटनाक्रम। इसके अलावा दोस्तों इसमें मराठों के अत्यधिक धन मांग से परेशान होकर, और वैसे भी परेशानी था, तो 15 अप्रैल 1818 को इसने सवाई जगत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ संधि करके अधीनता स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली भाई? अधीनता स्वीकार कर ली। 15 अप्रैल 1818 को कछवाड़ राजवंश के शासक सवाई जगत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इस प्रकार जयपुर रियासत की संपूर्ण सुरक्षा का भार अब अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है, और अंग्रेजों को इसके बदले में एक मोटी धनराशि देने का वादा कर दिया जाता है। ये तो होता है दोस्तों सहायक संधियों में, जिनकी चर्चा हम आगे कभी कर ही लेंगे। तो दोस्तों आज हमने, तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है, उसके बावजूद हमने आज चर्चा की है सवाई प्रताप सिंह के बारे में। इसके अलावा हमने सवाई जगत सिंह के बारे में भी चर्चा की है, हवा महल के बारे में हमने बात की है, और इधर हमने बदनाम शासक, गिंगोली युद्ध और सहायक संधि के बारे में बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पूरा कंप्लीट लेक्चर है आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा निश्चित तौर पर। लेक्चर को आपने अगर शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कछवाड़ राजवंश के ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासकों को लेकर। धन्यवाद।